बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद अल्लाहुम्मा इग़फिर वरहमनी वहदीनी वाफ़िनी वर्ज़ुक़नी। तो आज जो हम जो है डिफरेंट इंटेस्टाइनल सिस्टम हमने स्टार्ट किया हुआ है एनाटॉमी की, हम जो है दूसरा लेक्चर करने जा रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले तो एक फीमोरल ट्रायंगल रह गया था। इससे पिछली वीडियो में हमने एब्डोमिनल वॉल पढ़ी थी और उसके साथ साथ हमने जो है इंग्यूनल कैनाल पढ़ी थी, ठीक है। और आज जो है हम इंशाल्लाह फीमोरल ट्रायंगल पढ़ेंगे और फीमोरल ट्रायंगल करने के बाद जो है हम ब्लड सप्लाई ऑफ द जीआईटी करेंगे और उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो उनको हम हाईलाइट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आ जाओ कि व्हाट इज फीमोरल ट्रायंगल, ठीक है। तो फीमोरल ट्रायंगल को अगर मैं यहाँ पर ड्रा करूं तो दिस इज योर फीमोरल ट्रायंगल। अब वो कहता है कि इसके बॉर्डर हैं वो तीन है। जारी बात है, ट्रायंगल के तीन बॉर्डर होते हैं। एक जो बॉर्डर होता है उसको हम कहते हैं सुपीरियर या इसको हम बेस भी कहते हैं, ठीक है। और एक होता है लेटरल और एक होता है मीडियल। अब तीनों बॉर्डर्स की बाउंड्रीज के साथ साथ कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। अब ये फीमोरल ट्रायंगल है, ये कहता है कि फीमोरल ट्रायंगल इज प्रेजेंट बिलो द इंग्यूनल लिगामेंट, ठीक है। प्रेजेंट बिलो द इंग्यूनल लिगामेंट, मतलब कि यहाँ पर ये इंग्यूनल लिगामेंट है। तो दैट मींस कि बिलो द इंग्यूनल लिगामेंट होगा तो फीमोरल ट्रायंगल का जो सुपीरियर बॉर्डर है या बेस है उससे कौन सी चीज एसोसिएटेड हो सकती है, कौन सा स्ट्रक्चर एसोसिएटेड हो सकता है, तो वो आपका हो सकता है इंग्यूनल लिगामेंट, ठीक है। और साथ में कुछ बुक्स में लेकुनर लिगामेंट भी लिखा हुआ है, ठीक है। लेकुनर लिगामेंट भी जो है ये भी एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। लेटरल बॉर्डर की बात करें तो लेटरल बॉर्डर में जो आपका जो है वो सार्टोरियस मसल आ जाता है, ठीक है। और अगर मीडियल साइड की बात करें तो मीडियल साइड पर जो आपका एक मसल बनाता है, जो बाउंड्री बनाता है मीडियल बाउंड्री ऑफ द फेमोरल ट्रायंगल, दैट इज एडक्टर लॉन्गस मसल, ठीक है। एडक्टर लॉन्गस मसल, ठीक है। तो ये जो बातें आपने बाउंड्रीज याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद जो हम अब पढ़ने जा रहे हैं वो है कंटेंट्स। व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ द फेमोरल ट्रायंगल, ठीक है। तो फिमोरल ट्रायंगल में कंटेंट्स आपने एक निमोनिक से याद रखने हैं जिसको हम कहते हैं नेव, ठीक है। तो एन से जो आपने याद पहला वर्ड याद रखना है वो याद रखना है कि फिमोरल नर्व, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ए से आर्टरी, ठीक है, और वी से वेन। अगर हम लेटरल टुवर्ड मीडियल जाएं तो ये हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, फिमोरल नर्व, फिमोरल आर्टरी एंड फिमोरल वेन, ठीक है। ये कंटेंट्स हैं हमारे फिमोरल ट्रायंगल के, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्लिनिकल कोरिलेशन है, दैट इज फिमोरल हर्निया। इसके बारे में मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो याद रख लो, वो ये कि एक तो ये फीमेल्स में ज्यादा होता है और किन फीमेल्स में, जो कि ओल्डर होती हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि फीमोरल हर्निया वायद हर्निया है जिसमें इनकार्सिनेटेड होने के ज्यादा चांसेस होते हैं बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ स्ट्रक्चर पास फ्रॉम द फीमोरल ट्रायंगल। तो इसमें जो है आर्टरीज वगैरह जो है ये अब्स्ट्रक्ट हो सकती हैं जिसकी वजह से जो इस्कीमिया हो सकता है। तो फीमोरल हर्निया में चांसेस होते हैं कि इसमें जो है इनकार्सिनेटेड भी हो, स्ट्रेंगुलेशन हो सकती है, स्ट्रेंगुलेशन के बाद इनकार्सिनेटेड वगैरह इनकार्सिनेशन वगैरह भी हो सकती है, इनकार्सिनेशन प्लस स्ट्रेंगुलेशन। ये टर्म हम बेसिकली हम यूज करते हैं फॉर द इस्कीमिया, ठीक है, कि इस्कीमिया हो गया है हर्निया की वजह से, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं आपने जो है ये याद रखनी है, ठीक है। अब आ जाओ हमारी ब्लड सप्लाई ऑफ द जीआईटी विसरल ऑर्गन एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द यूजुअली पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम द एनआरई पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो अब जो है हमने करना है वो करना है जीआईटी, जीआईटी ब्लड सप्लाई, ठीक है। तो जीआईटी ब्लड सप्लाई आप सबको पता है कि हमारा जीआईटी है वो तीन डिफरेंट स्ट्रक्चर से बनता है, ठीक है, फॉरगट, मिडगट, हाइंडगट, ठीक है। तो इन तीनों स्ट्रक्चर्स की आप सबको बता दिया हो कि फॉरगट जो है वो एसोफेगस से लेकर जो है ड्यूडेनम तक होता है, ठीक है। उसके बाद मिडगट स्टार्ट हो जाता है, फिर हाइंडगट स्टार्ट हो जाता है। तो इन एरियाज की जो है डिफरेंट डिफरेंट ब्लड सप्लाई है। फॉर एग्जांपल इफ वी विल आस्क अबाउट फॉरगट और उसके बाद जो है मिडगट और उसके बाद जो है हाइंडगट, ठीक है। तो फॉरगट को जो सप्लाई करती है उसमें आपका ड्यूडेनम का सेकंड पार्ट तक आ जाता है, एसोफेगस, लोअर एसोफेगस की बात करें अगर, क्योंकि एसोफेगस थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। थोरेसिक पार्ट भी होता है, एब्डोमिनल पार्ट भी होता है, ठीक है, और उसके बाद सर्वाइकल पार्ट वगैरह भी होता है। तो उसकी जो है वो ऊपर से ब्लड सप्लाई है, ठीक है। लेकिन हमें लोअर एसोफेगस को भी देखना होता है। तो फॉरगेट से मुराद के आपके ड्यूडेनम तक जितने भी ऑर्गन है आपको उसमें स्प्लीन भी आ जाती है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो है पेंक्रियाज भी आ जाता है, पेंक्रियाज का कुछ हिस्सा आ जाता है, ठीक है। उसके बाद ड्यूडेनम तक जितने भी स्टोमक आ गया, ठीक है, पाइलोरस आ गया वगैरह वगैरह, इन स्ट्रक्चर को या आपकी जो लीवर है उसको भी एक स्पेशल काइंड ऑफ आर्टरी जो है वो अरोटा से ब्रांच आउट होती है, दैट इज सीलियक आर्टरी एंड दैट इज एट द लेवल ऑफ T12 ऑफ द एब्डोमिनल अरोटा, ठीक है। तो फॉरगट को सप्लाई करने वाली कौन सी मेजर ट्रंक है वो है सीलियक आर्टरी। और इसका जो लेवल होता है
वो T12 से जो है ये ओरिजिनेट होती है, ठीक है, ये बात याद रखनी है आपने। मिड गट जो है हमने पढ़ा था कि ये जो है जो आपके ट्रांसवर्स कोलोन है उसके जो हाफ है उस तक जो है सप्लाई करता है, उस तक उस ये ऑर्गन बनाता है। तो ये जो ऑर्गन्स हैं इनको सप्लाई करता है, मिड गट को सप्लाई करने वाली जो ट्रंक है या आर्टरी है वो है सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, ठीक है। और ये जो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है ये L1 के लेवल पर जो है ओरिजिनेट होती है, ठीक है। उसके बाद हाइंड गट है, तो हाइंड गट को जो सप्लाई करने वाली है वो है इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। और ये जो आपका IMA जो है ये आपकी जो है L3 लेवल पर जो है ये ओरिजिनेट होती है, ठीक है। दैट इज नॉट इनफ, ठीक है। अब जो है हम बारी बारी हम देखेंगे कि व्हाट इज सीलियक आर्टरी, ठीक है। अब सीलियक आर्टरी जो है आगे फर्दर कैसे कैसे डिवाइड होती है, या सीलियक ट्रंक जो है ये कैसे कैसे जो है डिवाइड होती है, ये आपने अभी मैं करूंगा और आपने ये करना है, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मिंगल नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। बाकी बातें जो है वो मैं आपको समझा दूंगा। शुरू करने से पहले सबसे पहले तो आपने ये बात रखना कि जो आर्टरीज जीआई स्ट्रक्चर को सप्लाई करते हैं, ठीक है, जीआई स्ट्रक्चर में, ठीक है, लाइक आपका स्टमक हो गया, आपका ड्यूडेनम हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, जीआई स्ट्रक्चर जो है वो सिंगल आर्टरीज ब्रांच होती है, ठीक है। और जो नॉन जीआईटी स्ट्रक्चर होते हैं लाइक स्प्लीन हो गया, ठीक है, उसके बाद जो है आपका जो क्या कह सकते हैं लीवर हो गया, ठीक है, वो पेयर्ड ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, और वो पोस्टीरियरली जो है वो ओरिजिनेट होती है। लाइक अगर रीनल की बात करें तो रीनल जो आर्टरी है वो पोस्टीरियरली ओरिजिनेट होती है। दो होते हैं ऑर्गन रीनल, तो दो रीनल आर्टरी जो है वो आपको देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन ये जो है बात की बात है। अब आ जाओ व्हाट इज सिलियाक ट्रैंक, ठीक है, दिस इज योर अरोटा, ठीक है, एंड दिस इज आवर T12 लेवल, ठीक है। और आपका जो सिलियक ट्रंक है वो यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है। अब ये जो सिलियक ट्रंक है ये 3 फर्दर आर्टरीज ओरिजिनेट करवाता है, ठीक है। मैं ऑर्डर दूं तो भी ठीक है, अगर आपको निमोनिक से बताऊं तो LHS लेफ्ट हैंड साइड आप तब पढ़ते आ रहे हो मैथमेटिक्स में, तो ये रूल याद रख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले L से जो आपने याद रखना है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। और इसके बारे में आपने एक वर्ड याद रखना है कि दैट इज द शॉर्टेस्ट ब्रांच ऑफ द सीलियक आर्टरी, ठीक है, सीलियक ट्रंक, ठीक है। उसके बाद H से आपने याद रखना है हेपेटिक आर्टरी, ठीक है। और उसके बाद आपने याद रखना है स्प्लेनिक आर्टरी, एंड दैट इज लॉन्गेस्ट। सीलियक ट्रंक ये हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कहानी खत्म नहीं हो जाती, ठीक है। होता क्या है कि जब आपकी आर्टरी जो है ट्रंक से जो है ओरिजिनेट होती है, दिस इज योर सीलियक आर्टरी, ठीक है, ये देती है स्प्लीनिक आर्टरी से ब्रांच, ठीक है, आपकी यहाँ स्प्लीन होती है उसको ब्रांच देती है, ठीक है। उसके बाद जो है ये आपकी जो है लेफ्ट गैस्ट्रिक ब्रांचेस देती है, ठीक है। और ये साथ में जो है फिर हेपेटिक कॉमन हेपेटिक आर्टरी जो है जिसको हम हेपेटिक आर्टरी भी कहते हैं ये ब्रांच देती है, ठीक है। अब ये जो हेपेटिक आर्टरी है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो है ये क्या करती है, जो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो है ये आपकी जो है जो स्टोमक का ये वाला पार्ट होता है ना, लाइक ये वाला पार्ट ये सप्लाई करता है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज को, ठीक है। और इन गैस्ट्रिक अल्सर अगर बात हो रही है गैस्ट्रिक अल्सर की तो जो आर्टरी डैमेज हो सकती है वो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी डैमेज हो सकती है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ तो हेपेटिक आर्टरी इज मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रॉम ऑल ऑफ काइंड, ठीक है। स्प्लेनिक आर्टरी होगी तो स्प्लेनिक आर्टरी जो है ये आपकी जो है लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरीज में आगे डिवाइड होती है, ठीक है, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी में डिवाइड हो जाती है। और ये जो है शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी में डिवाइड हो जाती है। और एक और ब्रांच होती है वो स्प्लेनिक आर्टरी होती है, वो जो स्प्लीन को जाकर जो है वो सप्लाई करती है, ठीक है। ये हो गया। अब जो आपने इसमें से बातें याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि आप हेपेटिक आर्टरी का क्या रोल है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो हेपेटिक आर्टरी, ठीक है। अब ये जो हेपेटिक आर्टरी है ये आपको ब्रांचेस देती है गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, ठीक है। ये आपको ब्रांचेस देती है राइट गैस्ट्रिक आर्टरीज, ठीक है, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। ये आपका स्टोमक है, ठीक है। अब स्टोमक के जो नीचे वाला कर्वेचर होता है ना, नीचे वाला लोअर कर्वेचर ऑफ द ग्रेटर ग्रेटर साइड, ठीक है, उसको जो है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी जो है वो सप्लाई कर रही होती है, ठीक है, राइट
गैस्ट्रिक आर्टरी, सॉरी ये राइट लेजर कर्वेचर को जो है ये सप्लाई करती है, नॉट दिस कर्वेचर, ठीक, तो ये नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, तो ये आफ्टर गिविंग दोज ब्रांचेस, ठीक है, हेपेटिक आर्टरी जब गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी ब्रांच दे देती है, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी की ब्रांच दे देती है, तो ये फिर जो आपकी रिमेनिंग हेपेटिक आर्टरी जो है ये कन्वर्ट हो जाती है इनटू द प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी, ठीक है। अब ये जो प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी है ये फर्दर डिवाइड होती है इनटू टू, ठीक है, राइट हेपेटिक आर्टरी, ठीक है, और लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी। अब ये जो राइट हेपेटिक आर्टरी जो है ये सिस्टिक आर्टरी ब्रांच बनाती है, ठीक है, जो कि आपके गाल ब्लैडर को सप्लाई देती है, और लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी जो है वो आपके लीवर में चले जाती है, ठीक है। तो ये जो बातें हैं आपने याद रखनी है। अब कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हो जाती। अब हेपेटिक आर्टरी जब डिवाइड हुई गैस्ट्रोड्यूडेनल से, और गैस्ट्रोड्यूडेनल दी ब्रांच दी और राइट गैस्ट्रिक आर्टरी की ब्रांच दी, ठीक है। अब ये जो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी है ये आगे फर्दर डिवाइड होती है, ठीक है, तो ये कम्प्लेक्स आर्टरियल सप्लाई है लेकिन वॉल्फ लर्निंग है, तो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। अब ये जो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी जो है मैंने बताया कि फोरगेट की सप्लाई में आपका पेंक्रियाज भी आ जाता है, आपके स्प्लीन भी आ जाता है। अभी तक हमने स्प्लीन की भी पढ़ ली, अभी तक हमने जो है लीवर की भी पढ़ ली, गाल ब्लैडर की भी पढ़ ली। अब जो हमारा ऑर्गन रह जाता है वो रह जाता है पेंक्रियाज, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक ओरिजिनेशन मिलती है फ्रॉम द गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी एंड दैट इज सुपीरियर पेंक्रियाटिको आर्टरी, सुपीरियर पेंक्रियाटिको आर्टरी, ठीक है। अब ये पेंक्रियाटिको डुडेनल नाम बता रहा है तो इसका मतलब ये कि डुडेनम को भी सप्लाई करेगी, ये पेंक्रियाज को भी सप्लाई करेगी। डुडेनम का जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है उसको सप्लाई करेगी, और पेंक्रियाज का जो हेड है उसको जो है वो सप्लाई करेगी, ठीक है। उसके बाद गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी जो है वो आपको जो है राइट गैस्ट्रो एपिपोलोइक आर्टरी जो है वो ब्रांच देगी, राइट गैस्ट्रो एपिपोलोइक आर्टरी। बेसिकली ये ब्रांच होती है जो कि आपके लोअर पार्ट ऑफ द ग्रेटर कर्वेचर, जो कि मैंने ऊपर मिस रीड कर लिया था। तो ये जो ब्रांच है गैस्ट्रो एपिपोलोइक आर्टरी जो राइट है वो आपकी जो है लोअर पार्ट ऑफ द ग्रेटर कर्वेचर जो है उसको सप्लाई करती है, ठीक है, ये बात होगी। उसके बाद जो है आपने ये बात याद रखनी है कि ये तो होगी राइट गैस्ट्रोएपिकुलर आर्टरी, और जो लेफ्ट गैस्ट्रोएपिकुलर आर्टरी जो है वो आपको मिलती है फ्रॉम द स्प्लेनिक आर्टरी, ठीक है। तो स्प्लेनिक आर्टरी गिव राइज टू लेफ्ट गैस्ट्रोएपिकुलर आर्टरी, ठीक है, जो कि सप्लाई करती है फर्दर जो रिमेनिंग हाफ ऑफ द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक रह जाता है उसको सप्लाई करती है, ठीक है। शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज होती हैं जो कि फंडस ऑफ द स्टमक को सप्लाई करती हैं, और पेंक्रियाटिक आर्टरी भी इसमें से ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द स्प्लेनिक आर्टरी से, ठीक है। अगर पीछे हम जाएं दोबारा, तो स्प्लेनिक आर्टरी जो है इससे शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी निकल गई, लेफ्ट गैस्ट्रोएपिकुलर आर्टरी भी निकल गई, स्प्लेन को भी सप्लाई करने के लिए स्प्लेनिक आर्टरी निकल गई, और एक और ब्रांच यहाँ पर निकल दी है एंड दैट इज पेंक्रियाटिक आर्टरी, ठीक है। और ये जो पेंक्रियाटिक आर्टरी है ये आपकी जो टेल, ठीक है, बॉडी एंड नेक को जो है ये सप्लाई करती है, ठीक है। हेड को कौन सी सप्लाई करती है? सुपीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी, ठीक है। अब ये जो सुपीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी जो है ये पोस्टीरियर भी होती है, ये इंटीरियर भी होती है, तो ये बातें आपने याद रखनी है। लेकिन आप जो एक चीज है वो ही याद रख लो कि सिर्फ सुपीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी होती है, ठीक है। तो ये था सिलियक ट्रंक से रिलेटेड। अब आ जाओ सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। तो जो सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी जो है इससे कौन कौन सी हमें ब्रांचेस देखने को मिलती है? देखो सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी जो है वो कहां से किस रीजन को सप्लाई करती है? वो मिड कट को सप्लाई करती है, और मिड कट का रीजन जो है हमारा कहां से स्टार्ट हो जाता है? फ्रॉम द थर्ड पार्ट ऑफ डूडेनम टू द टू थर्ड ऑफ द ट्रांसवर्स कोलन, ठीक है। अब जो आर्टरी होगी आपने उसी को यही याद रखना है कि जो ब्रांचेस हैं वो आपको कहां से देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो जहां पर हमें फर्स्ट ब्रांच जो देखने को मिलेगी वो इंफीरियर पेंक्रियाटिको डूडेनल आर्टरी देखने को मिलेगी, इंफीरियर पेंक्रियाटिको डूडेनल आर्टरी, ठीक है। सुपीरियर हमने पढ़ लिया, अब इंफीरियर रहेगी, तो अब जो है हम इंफीरियर पेंक्रियाटिको डूडेनल आर्टरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी जेजुनम और इलियम रह गई है, तो आपकी जो है जेजुनल इलियल आर्टरी जो है वो एसएमए की ब्रांचेस होती हैं,
ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपने याद रखना है कि जब आपका क्लोन स्टार्ट होता है, ठीक है, वहां पर इलियोकोलिक वेल होती है, ठीक है, जहां से पे आपकी जो है स्मॉल इंटेस्टाइन जो है मर्ज होती है विद द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो इलियोकोलिक आर्टरी भी जो है यहाँ से एसएमए से बनती है, इलियोकोलिक आर्टरी, ठीक है। अब ये जो इलियोकोलिक आर्टरी है, बेसिकली ये ब्रांच आपको सीकल आर्टरी में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। और आप सबको पता है कि यहाँ पर अपेंडिक्स होता है, ठीक है। तो ये अपेंडिकुलर आर्टरी जो है बेसिकली इट इज द ब्रांच ऑफ इलियो, अगर पूछा जाए तो इट इज द ब्रांच ऑफ इलियोकोलिक आर्टरी, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अपेंडिकुलर आर्टरी, ये मैं स्टार्ट कर रहा हूं बिकॉज़ ऑफ इट इज वॉर रनिंग, इट इज वॉर मेंशनिंग कि अपेंडिकुलर आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ इलियोकोलिक आर्टरी, और इलियोकोलिक आर्टरी किसकी ब्रांच है? एसएमए की। तो एसएमए किसकी ब्रांच है? एसएमए इट इज द ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल अरोटा, एट व्हिच लेवल? एट L1 लेवल, ठीक है। तो ये बातें जो आपने याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद बात यहीं पे खत्म नहीं होगी, आपका भी कोलिक रहता है, ठीक है। ये आपका राइट साइड है, यहाँ पर जाकर आपका जो मिड गट है वो यहाँ तक होता है, ठीक है। अब राइट साइड पे तो चाहिए सप्लाई, ठीक है, तो ये कोलोन है, इसलिए हमको कहते हैं राइट कोलिक आर्टरी, इट इज ब्रांच फ्रॉम द एसएमए, ठीक है। अब ये मिडल साइड रह गई है, तो मिडल यहाँ पर हमने लिखना है मिडल कोलिक आर्टरी। होप्स हो के मैं जो है चीजें आपको इजी वे में करवा रहा हूँ ताकि आपको जो है अच्छे से समझ आ रही है। यहाँ तक आपकी होगी मिड गट की बात। अब आ जाओ हाइंड गट की बात। तो हाइंड गट में जो है उसको कौन सी सप्लाई करती है आर्टरी? एंड दैट इज ओनली इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, ठीक है। अब जो आपका पार्ट रह गया था बाकी, ठीक है, यहां से ऑनवर्ड लेफ्ट राइट हो गई है, ठीक है। अब लेफ्ट की बात हो जाए तो आपकी जो इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी जो है वो ब्रांच देती है लेफ्ट कोलिक आर्टरी, ठीक है। उसके बाद सिग्मोइड कोलोन आ जाता है, तो सिग्मोइडल आर्टरी या सिग्मोइड आर्टरी ये हम कह सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका जो है रेक्टल आ जाता है। तो रेक्टल में जो आपको डिफरेंट सप्लाई देखने को मिलती है, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी भी आपको देखने को मिलती है और इंफीरियर रेक्टल आर्टरी भी देखने को मिलती है, लेकिन हम अलहदा से जो है इसको देखेंगे कि रेक्टल की ब्लड सप्लाई कहाँ से आती है। लेकिन यहाँ पर जो आपको लिखना है जो कि आईएमए की ब्रांच है, और वो सिर्फ आपने ये लिखना है कि सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, लेकिन मिडल रेक्टल आर्टरी भी होता है और इंफीरियर रेक्टल आर्टरी भी होता है, लेकिन जब वो हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे रेक्टल की ब्लड सप्लाई उसमें हम देखेंगे। तो यहाँ पर लिख लो सिर्फ सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, ठीक है। ये होगी बात। अब आ जाओ आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द रेक्टम, सप्लाई ऑफ रेक्टम। हमने जो एक आर्टरी पढ़ ली कि दिस इज योर रेक्टम, इसको अगर हम तीन वर्ड्स में तीन पार्ट्स में जो है डिवाइड करें तो ये हो गया आपका सुपीरियर पार्ट, ये हो गया आपका मिडल पार्ट एंड दिस इज योर इंफीरियर पार्ट। अब ये तीन हिस्से हैं, तो इसको हम वन थर्ड कहेंगे, इसको हम वन थर्ड कहेंगे और इसको हम वन थर्ड कहेंगे। अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको सप्लाई करती है सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, ठीक है। सुपीरियर रेक्टल आर्टरी इट इज अ ब्रांच ऑफ इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, जो कि अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं। अब ये जो मिडल पार्ट है इसको सप्लाई करता है मिडल, मिडल पार्ट है तो मिडल रेक्टल आर्टरी, ठीक है। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एंड दैट इज अ ब्रांच ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी, इंटरनल इलियक आर्टरी। अब वन थर्ड लास्ट पार्ट रह गया एंड दैट इज इंफीरियर रेक्टल आर्टरी, इंफीरियर रेक्टल आर्टरी, एंड दैट इज अ ब्रांच ऑफ फ्रॉम द इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी, इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी। तो ये थी जी हमारी आर्टियल सप्लाई ऑफ द रेक्टस, ठीक है। अब आ जाओ कि हमने इनका जो वेनस ड्रेनेज है वो कैसे देखना है। तो वेनस ड्रेनेज को हम लिख लेते हैं अपने ब्लू से, वेनस ड्रेनेज ऑफ जीआईटी। एक बार याद रखिएगा कि आपका जो मेजोरिटी ऑफ द वेनस ड्रेनेज फ्रॉम द फोरगट है वो आपका जो है पोर्टल वेन में जाता है, ठीक है। फोरगट का जो है पोर्टल वेन में जाता है, और यहाँ पर मैं बता दूं कि आपका जो पोर्टल वेन है इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेन्स, ठीक है। द फर्स्ट वन इज योर स्प्लेनिक वेन, द सेकंड वन इज योर सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन, ठीक है। बिहाइंड द पेंक्रियास जो है ये आपका जो है बनता है, ये जब दोनों कंबाइन होती हैं तो एक वेन बनाता है जिसको हम कहते हैं पोर्टल वेन, ठीक है। ये होगी फोरगट। अब आ जाओ मिडगट। तो जो मिडगट की सप्लाई है दैट इज ड्रेन्स इनटू द सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन, एसएमवी,
ठीक है। मिडगट में आपको पता है कि आपकी सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी होती है, तो यहाँ पर सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन हो गया। और उसके बाद अगर हम हाइंड गट की बात करें तो ये आपकी जो है ड्रेन होती है आईएमवी में, ठीक है, इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन। अब ये जो इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन जो है ये ड्रेन होती है इनटू स्प्लेनिक वेन, ठीक है, और फिर स्प्लेनिक वेन जो है आगे इंफीरियर वेन का। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैं बात करूं, दिस इज योर स्प्लेनिक वेन, ठीक है, दिस इज योर स्प्लेनिक वेन एंड दिस इज योर सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन, ठीक है। अब जब ये दोनों कंबाइन हो गया, फोरगट का कह रहा है कि फोरगट की सप्लाई जो है वेनल वेनस रिटर्न है वो फ्रॉम द वो पोर्टल वेन में ड्रेन होता है, और पोर्टल ड्रेन बनती है स्प्लेनिक वेन से और सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन से, ठीक है। ये आपका हो गया इंफीरियर वेना के बाद। अब मिड गट जो है वो ड्रेन हो रहा है सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन में, ठीक है। अब और जो हाइंड गट है वो ड्रेन हो रहा है इन द इन इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन, और ये जो इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन है ये आपकी ड्रेन हो रही है इनटू द स्प्लेनिक वेन, और आगे फिर दोबारा स्प्लेनिक वेन जो है वो कंबाइन हो रही है फ्रॉम द सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन, ठीक है। सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन के बाद जो है वो फिर एक पोर्टल वेन बनाती है। मैंने यहाँ पर आईबीसी लिख दी, आईबीसी नहीं लिखना था मुझे, यहाँ पर पोर्टल वेन लिखना था। आगे पोर्टल सिस्टम से होता तो फिर आपकी जो है आईबीसी में जाती है, ठीक है। तो ये था, बहुत आसान सा था, वेनस ड्रेनेज ऑफ द जीआईटी। अब जो वेनस ड्रेनेज ऑफ द रेक्टम रह गया वो कर लेते हैं, ठीक है। तो जिस तरह हमने पढ़ा कि तीन पार्ट्स होते हैं, ठीक है, सुपीरियर मिडल एंड इंफीरियर, तो वेनस ड्रेनेज भी जो है वो तीन डिफरेंट पार्ट से जो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। दिस इज योर रेक्टम, ठीक है, वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड, ठीक है। अब जो सुपीरियर रेक्टल वेन जो है, सुपीरियर रेक्टल वेन जो है वो ड्रेन होती है इनटू द इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन। आप सबको पता था कि जो सुपीरियर रेक्टल वेन है वो इट इज अ ब्रांच ऑफ इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन, इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी जो सुपीरियर रेक्टल आर्टरी थी, ठीक है। तो ये सारा वही खेल है इसमें, लेकिन वर्ड चेंज है वेन, ठीक है। सुपीरियर रेक्टल वेन जो है वो ड्रेन हो रही है इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन, और आप सबको पता है कि आगे इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन कहां पे ड्रेन हो रही है, इनटू द स्प्लेनिक वेन, और स्प्लेनिक वेन के बाद जो है पोर्टल वेन में होती है, ठीक है, पीवी में, और पीवी के बाद जो आपका हेपेटिक वेन आ जाती है, और हेपेटिक वेन के बाद जो है आईवीसी इंफीरियर वेना केवा आ जाता है, और इसको हम पोर्टो सिस्टम कहते हैं। बिकॉज ऑफ पोर्टो मतलब कि ये लीवर को पास करके जा रहा है, ठीक है, बाईपास नहीं कर रहा, पास करके जा रहा है, सो दैट्स व्हाई दिस ड्रेनेज वी कॉल्ड पोर्टो सिस्टम, पोर्टो सिस्टमिक ड्रेनेज, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज पोर्टो केबल सिस्टम क्या होता है और इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। यहाँ पर एक बात आप देख लो कि सिरोसिस में होता क्या है कि हम पढ़ेंगे पोर्टल सिस्टमिक शंट्स में देखेंगे कि आपका जो सिरोसिस है उसमें जो है पोर्टल वेन में प्रेशर डलना शुरू हो जाता है, बिकॉज ऑफ हेपेटिक वेन जो है आपके लीवर से गुजरी होती है। तो सिरोसिस की होता क्या है कि फाइब्रोसिस हो जाती है, स्टीलेट सेल जो है वो फाइब्रोसिस करवाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर लीवर, अब ये आर्टरी है, हेपेटिक वेन है सॉरी। अब जब फाइब्रोसिस हो जाएगी तो फाइब्रोसिस जो है इसको कंप्रेस करेगी, तो जब कंप्रेस करेगी तो इसमें वेनस वेन का काम क्या होता है कि उसने जो है ब्लड को जो है रिटर्न करना होता है टू द हार्ट, ठीक है। अब ये जो है यहाँ से ब्लड तो आ रहा है लेकिन कंप्रेस हो चुकी है, जब कंप्रेस हो चुकी है तो वो जो ब्लड है वो आगे नहीं जा पाएगा, तो बैकवर्ड प्रेशर पड़ेगा। तो पोर्टो सिस्टमिक शंट जो है वो ऐसे होते हैं जहां पर जो है आपको जो है सिरोसिस के जो है साइंस देखने को मिलते हैं। तो होता क्या है कि जब इंफीरियर वेना केवा में हेपेटिक वेन में जो है वो कंप्रेस है, पोर्टल वेन डायलेट हो जाएगी, बैकवर्ड प्रेशर पड़ेगा स्प्लेनिक वेन में, स्प्लेनिक वेन पर प्रेशर पड़ेगा इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन में, इंफीरियर मेसेंटेरिक के बाद आपको प्रेशर देखने को मिलेगा सुपीरियर रेक्टल वेन में। तो यहाँ पर जो है फिर डायलेशन ऑफ द सुपीरियर रेक्टल वेन हो जाएगी, ठीक है। और इस कंडीशन को यहाँ पर एक पेक्टिनेट लाइन होती है जिसको हम यूज करते हैं फॉर द क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू कि इंटरनल हेमरेज क्या होते हैं और एक्सटर्नल हेमरेज क्या होते हैं। एक्सटर्नल हेमरेज वो होते हैं जो कि पेक्टिनेट लाइन से नीचे नीचे की तरफ होते हैं, ठीक है, वो हम एक्सटर्नल हेमरेज उनको कहते हैं। और अगर पेक्टिनेट लाइन के अबव हो तो उसको इंटरनल हेमरेज कहते हैं। तो सिरोसिस ऑफ द लीवर की एक क्लासिकल फाइंडिंग ये भी है कि ये पेशेंट जो है इंटरनल हेमोरेज के साथ जो है वो आते हैं, ठीक है। ये एक बात होगी, मैंने बता दिया, हम इसको फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हो गया सुपीरियर रेक्टल वेन, ठीक है। अब आ जाओ इंफीरियर रेक्टल वेन। तो इंफीरियर रेक्टल वेन जो है हमने सॉरी मिडल रेक्टल वेन, तो मिडल रेक्टल वेन जो है इसका भी वही आर्टरी वाला हिसाब है। जो हमारी मिडल रेक्टल आर्टरी थी वो कहां से ब्रांच थी, वो इंटरनल इलियक वेन से थी। तो ये भी जो है मिडल रेक्टल वेन जो है ये आपकी ब्रांच होगी इंटरनल रेक्टल सॉरी इंटरनल इलियक आर्टरी, ठीक है, इंटरनल इलियक वेन सॉरी, ठीक है। और अब ये जो इंटरनल इलियक वेन जो है ये कहां पर ड्रेन होगी, ये कॉमन इलियक में होगी, कॉमन इलियक वेन में, ठीक है। और कॉमन इलियक वेन जो है वो ड्रेन होता है इनटू द डायरेक्टली इनटू द इंफीरियर वेना केवा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो मिडल साइड का जो है मिडल रेक्टल वेन जो है ये डायरेक्टली ड्रेन हो रही है इनटू द इंफीरियर वेना केवा। तो यहाँ पर जो है ये लीवर को जो वेनस ड्रेन है वो नहीं जा रहा, तो इस वजह से हम इसको नाम देते हैं कैवो सिस्टम,
ठीक है। यहाँ पर तो डायलेशन नहीं होगी अगर सिरोसिस होगी, नहीं होगी, बिकॉज ऑफ ये जो ब्लड है ये डायरेक्टली ड्रेन हो रहा है इनटू द इंफीरियर वेना केवा। ठीक है। अब आ जाओ नीचे इंफीरियर पार्ट की, तो इंफीरियर रेक्टल वेन जो है आपकी जो है वो इंफीरियर रेक्टल वेन, इट इज ड्रेन इनटू द योर इंटरनल प्यूडेंटल वेन, इंटरनल प्यूडेंटल वेन, और ये फिर जो है आपकी इंटरनल इलियक में आती है। ठीक है। इंटरनल इलियक से जो है ये कॉमन इलियक में आती है, और कॉमन इलियक में जो है या फिर इंफीरियर वेना केवा में जो है वो आ जाती है। ठीक है। ये थी वेनस ड्रेनेज ऑफ द जीआईटी। और रेक्टम की इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ आप सबको पता है कि पाकिस्तान में हेमरेट्स के मरीज कितने हैं, ठीक है, सिरोसिस के मरीज कितने हैं, तो ये जो चीजें हैं याद रखने वाली हैं। ठीक है। अब आ जाओ हमारी जो बात है वो है पोर्टो केवल एनास्टोमोसिस, पोर्टो केवल एनास्टोमोसिस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपकी पोर्टल सिस्टम से और आपके सिस्टमिक वेन, फॉर एग्जांपल दिस इज योर पोर्टल वेन, पोर्टल वेन से कोई भी एक वेन आ रही है, ठीक है, एंड दिस इज योर सिस्टमिक वेन, कोई भी है, ठीक है, ये दोनों आपस में जो है एनास्टोमोसिस करते हैं। ठीक है। और ये इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये है कि जब आपके लीवर में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, तो सारी बात है इंफीरियर वेना केवा में तो ब्लड जाना ही जाना होता है, अगर नहीं जाएगा तो बाद में प्रॉब्लम होगी। तो आगे हेपेटिक वेन तो बंद है, अब हेपेटिक वेन बंद होने की वजह से बैकवर्ड प्रेशर लगेगा, ठीक है, और ये एनास्टोमोसिस है, और यहाँ से फिर जो है आपका ब्लड जो है वो केवल सिस्टम से होता होता इंफीरियर वेना केवा में आ जाएगा। लेकिन इसकी एक लिमिट होती है, जब प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो यही जो आपकी जो एनास्टोमोसिस है ये डायलेट हो जाती है, और ये स्पेसिफिक साइन जो है आपको देते हैं। ठीक है। तो ये जो सिरोसिस के जो क्रॉनिक पेशेंट होते हैं ना, उनमें जो है ये साइन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये शंट करता है ब्लड फ्रॉम द पोर्टल वेन टू द सिस्टमिक वेन व्हेन देयर इज अ माइनर पैथोलॉजी हैपेंस इन द लिवर। ठीक है। तो अगर तो ये बहुत सिरोसिस हो चुकी है, बिल्कुल ही फाइब्रोज हो चुका है आपका लिवर, तो फिर जो है ये डायलेशन करवाएगा, फिर हमें जो है ये क्लासिकल साइंस दिखाएगा। ठीक है। तो इसकी लोकेशंस कौन कौन सी हैं? तो इसकी सबसे पहली लोकेशन है लोअर एंड ऑफ द एसोफेगस, लोअर एंड ऑफ एसोफेगस। बात कर रहे हैं कि पोर्टो और केवल, एक पोर्टल वेन बनाएगा और एक जो है केवल बनाएगा। तो अगर हम बात करें कि एसोफेगस में, तो जो केवल साइड है वो बनाता है एसोफेजियल वेन्स। ठीक है। और अगर हम पोर्टल की बात करें, पोर्टो साइड जो है वो कौन सी बनाती है? वो बनाती है लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। ठीक है। और ये जो दोनों है आपके जो सब म्यूकोजा जो है उसमें प्रेजेंट होती है। अब जब सिरोसिस हो जाएगी तो होता क्या, आप पेशेंट में आप सिरोसिस के पेशेंट में आप देखो कि हेमेटोमेसिस होता है, खून की उल्टी आना, तो उसमें बेसिकली प्रेशर जो है बैकवर्ड बहुत ज्यादा प्रेशर डलने लग जाता है इन टू द लोअर एंड ऑफ द एसोफेगस, ये पोर्टो केवल एनास्टोमोसिस है। तो जब प्रेशर बढ़ेगा, होगा क्या कि पोर्टल साइड जो है लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन में प्रेशर बढ़ेगा, तो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन में प्रेशर बढ़ेगा तो एसोफेजियल वेन में जो है प्रेशर बनेगा, तो ये अल्टीमेटली जो है इनकी इतनी कंप्लायंस नहीं होती, तो ये जो है डायलेट हो जाएंगी, तो जब डायलेट हो जाएंगी तो यार रप्चर हो सकती है, तो जब रप्चर होगी तो आपको जो है हेमेटोमेसिस देखने को मिलता है। ठीक है। तो एसोफेजियल वेरेसिस इसको हम कहते हैं, एसोफेजियल वेरेसिस, ये आपको जो है देखने को मिलता है। ठीक है। उसके बाद आ जाओ अपर एंड ऑफ द रेक्टम, ऊपर हम पढ़ के आए हैं कि सुपीरियर रेक्टल जो वेन है वो एनास्टोमोस बनाती है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है सुपीरियर और अपर पार्ट ऑफ रेक्टम। ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो केवल साइड जो है मतलब कि सिस्टमिक साइड से कौन सी ब्रांच होती है या कौन सी वेन होती है? तो मिडल रेक्टल वेन होती है। एंड मिडल रेक्टल वेन इज द ड्रेन कहां पर होती है? मिडल रेक्टल वेन जो है मैंने बताया आपको, मिडल रेक्टल वेन जो है वो कहां पर ड्रेन होती है? वो इंटरनल इलियक वेन में, इंटरनल इलियक कॉमन इलियक वेन में। ठीक है। और ये फिर जो है इंफीरियर वेन के बाद। अब आपको समझ आ रही है कि इन इस शंट का मकसद क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल पोर्टो, पोर्टो शंट जो है वो किससे बनता है? वो बनता है सुपीरियर रेक्टल वेन। ठीक है। और सुपीरियर रेक्टल वेन आप सबको पता है कि कहां पर ड्रेन हो रही होती है? वो आईएम में। ठीक है। आईएम के बाद जो है स्प्लेनिक, ठीक है, स्प्लेनिक के बाद जो है वो आपकी प्रॉपर हेपेटिक वेन, सॉरी हेपेटिक प्रॉपर पोर्टल वेन में, पोर्टल वेन में जो फिर उसके बाद हेपेटिक वेन। अब फॉर एग्जांपल यहां पर ऑब्स्ट्रक्शन है, लेट मी क्लैरिफाई योर द कांसेप्ट फ्रॉम दिस। अब यहां पर ऑब्स्ट्रक्शन है तो यहां से ब्लड नहीं जाएगा। ठीक है। ब्लड नहीं जाएगा और दैट मींस के ब्लड जो है वो बैकवर्ड पुशिंग होगी। तो जब बैकवर्ड पुशिंग होगी तो होगा क्या? पोर्टल वेन से स्प्लेनिक वेन, स्प्लेनिक वेन से इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन,
ठीक है। इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन से जो है फिर आपका सुपीरियर रेक्टल वेन में आ जाएगी, तो सुपीरियर रेक्टल वेन के बाद आगे यहाँ पर एनास्टोमोस है, ठीक है। अब एनास्टोमोसिस होंगे तो एनास्टोमोसिस में होता क्या कि ये जो ब्लड है मिरर रेक्टल वेन में आ जाएगा, तो मिरर रेक्टल वेन में के बाद जो है इंफीरियर सॉरी इंटरनल इलियक वेन में, उसके बाद कॉमन इलियक वेन में, और आप सबको पता है कि कॉमन इलियक वेन जो है इंफीरियर सॉरी इंफीरियर वेना केवा में जो वो ड्रेन हो रहा है। अब आपको समझ आ गई कि इस स्टंट का क्या फायदा है। इस स्टंट का ये फायदा है कि अगर पैथोलॉजी हो रही है तो बैक ब्लड प्रेशर से जो है वो आपका जो है एनास्टोमोसिस इंपॉर्टेंट थिंग होती है, लेकिन एक हद तक जब तक जो डिजीज जो है वो सीवियर ना हुई भी हो। जब डिजीज सीवियर हो जाएगी तो भी जारी बात है, ये आपका जो सिस्टम है ये बेसिकली आपका सिस्टम आप यूं कह लो कि इमरजेंसी के तौर पर जो है काम आता है, ठीक है। तो इमरजेंसी के काम पर आने वाली चीजें हमेशा उनकी जो कंप्लायंस होती है वो कम होती है। वो यही बात होगी ना कि अभी आप एक फॉर एग्जांपल आप एक किसी कंट्री में रह रहे हो, ठीक है, जहां पर बिजली बहुत ज्यादा है, बिजली मतलब आती नहीं जाती नहीं है, ठीक है, तो उनके पास एक जनरेटर भी नहीं है, ठीक है। अब बाई चांस साल में एक बार जनरेट बिजली चलेगी, लेकिन वो अब जनरेटर परा परा खराब हो गया, ठीक है, अगर देगा भी तो थोड़ा बहुत काम देगा, ठीक है, तो दैट इज योर जनरेटर, ठीक है। ये जो एनास्टोमोसिस होती है बेसिकली जनरेटर का काम करते हैं, ठीक है। एक सिंपल लाइफ जो कॉमन लाइफ की एग्जांपल है मैंने उससे समझा दिया। तो जारी बात है कि वो अब ये जनरेटर है इसने कभी ना कभी तो काम छोड़ना ही ना, जारी बात है, आप जब पेट्रोल डालोगे तो वो कभी ना कभी तो खत्म होगा, ठीक है, या कभी ना कभी उसकी जो कंप्लायंस है वो खत्म होगी, तो जब वो खत्म होगी तो होगा क्या कि वो फिर जो है उसके साइन शुरू हो जाएंगे, तो आपको जो है पैथोलॉजी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसमें जो हमको रेक्टल वेरिसिस आपको देखने को मिलता है, ऊपर हमने रेक्टल वेरिसिस, ऊपर हमने एसोफेजियल वेरिसिस पढ़ा, डायलेशन ऑफ द रेक्टल वेन होता है ये रेक्टल वेरिसिस, और इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं इंटरनल हेमरेज, ठीक है। तो ये जो बातें आपको अपने याद रखनी है। इंटरनल हेमरेज सिरोसिस में अगर पूछा जाए कि व्हिच हेमरेज आर सीन इन द सिरोसिस, देन यू हैव टू मार्क द आंसर द इंटरनल हेमरेज। इंटरनल हेमरेज जो है वो पेनफुल नहीं होते, पेनलेस होते हैं। एक्सटर्नल हेमरेज जो है वो पेनफुल होते हैं। ये सर्जरी का टॉपिक है, हेमरेज इंशाल्लाह हम इसको सर्जरी में कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड बट नो द लीस्ट, और वो है अराउंड द अम्बिलिकस, अराउंड अम्बिलिकस, ठीक है। तो इसमें जो आपका केबल साइड जो है मीन योर सिस्टमिक साइड जो है वो कौन सी वेन बनाती है, वो इंटीरियर एब्डोमिनल वेन बनाती है, इंटीरियर एब्डोमिनल वेन, ठीक है। और पोर्टल साइड की बात करें तो पोर्टल साइड में जो है पैरा अम्बिलिकल वेन, ठीक है। तो सिरोसिस में होता यह है कि ये जो डायलेशन हो जाती है पैरा अम्बिलिकल वेन्स की, तो इसको हम क्लासिकल टर्म का नाम देते हैं, दैट इज नेम एज कैपुट मेडुसाई, कैपुट मेडुसाई, ठीक है। तो ये थी ब्लड सप्लाई ऑफ द जीआईटी। अभी ये खत्म नहीं हुई, अभी हमारा एक छोटा सा टॉपिक रहता है एंड दैट इज नेम एज वाटरशेड जोन। वाटरशेड जोन होते क्या है, ठीक है। अब ये जो वाटरशेड जोन है जब मैंने पढ़ा था मुझे समझ नहीं आ रही थी, बिकॉज ऑफ मैं एक चीज को मेरे जहन में एक चीज बार बार आई जा रही थी कि यार कि अगर ये दो आर्टरीज आ रही हैं, ठीक है, ठीक है, अब ये डुअल सप्लाई है, अब ये आर्टरी यहाँ भी आ रही है, ये एरिया है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर कार्ड एरिया, और इसको हम वाटरशेड जोन कहते हैं, ठीक है। हर एरिया में नहीं, हम सिर्फ एक मिसाल के तौर में बता रहा हूँ कि व्हाट इज वाटरशेड जोन, ठीक है। आपको इस तरह के एनास्टोमोस बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएंगे, लेकिन हर एनास्टोमोस का मतलब ये नहीं है कि दैट इज वाटरशेड जोन। ये वाटरशेड जोन जो है आपको जीआईटी में जो है वो दो जगह पर आपको देखने को मिलती है, एक तो स्प्लेनिक फ्लेक्चर में, ठीक है, और दूसरा जो है आपको रेक्टोसिग्मोइड जंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ इसमें यूएसएमएल से रिलेटेड जो है, अगर मैं बात करूं यू वर्ल्ड में, तो यू वर्ल्ड में जब मैंने प्रैक्टिस किया था एमसीक्यूज, तो और उसके बाद एम्बोस में जब मैंने प्रैक्टिस किया था तो उसमें जो इससे रिलेटेड एमसीक्यूज थे, और बहुत एक नहीं था, तीन चार एमसीक्यूज थे, ठीक है। तो ये वाटरशेड जोन क्या है, जब मैंने इसको पढ़ा था अंडरस्टैंड किया था तो मुझे इसने घुमा दिया था, वो इसलिए कि यार देखो सबसे पहले तो देख लो कि स्प्लीनिक फ्रैक्चर पर कैसे बनता है और रेक्टोसिग्मोइड जंक्शन पर कैसे बनता है। तो स्प्लीनिक फ्रैक्चर पर जो बनाता है वाटरशेड जोन, वो बनाता है सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी एंड inferior mesenteric artery, this is your, आप सबको पता है कि आपका मिडगट जो है यहाँ पर खत्म हो जाता है और यहाँ पर साथ ही आपका जो है स्प्लेनिक फ्रैक्चर स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपकी जो आर्टरी जो लास्ट ब्रांच होती है, मतलब कि ब्रांच हो रही होती है, वो आपकी एसएमए ही हो रही होती है, ठीक है। एसएमए की कोई ब्रांच हो सकती है, ठीक है, हम रफली एसएमए कह रहे हैं, और यहाँ से फिर आगे स्टार्ट हो जाती है आपकी इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, ठीक है, उसकी फर्दर आगे ब्रांचेस है, ठीक है, सिग्मोइड आर्टरी होगी, स्पीरियर रेक्टल वेन होगी, आर्टरी होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब मुझे जो इसने उलझन में डाला वो ये था कि यार अगर यहाँ पर डुअल सप्लाई है इस रीजन की, ठीक है, तो व्हाई दिस एरिया इज प्रोन टू इस्कीमिया। अब वाटरशेड जोन वो एरिया है जो कि प्रोन टू इस्कीमिया होते हैं, इस बात ने मुझे घुमा के रख दिया था। दीज आर दोज रीजन व्हिच आर प्रोन टू इस्कीमिक
इंजरी। तो ये कॉन्सेप्ट जिसको समझने में मुझे देर लगी, हालांकि बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, जब मैंने समझा तो बाद में समझ आई कि यार इतना इजी था ये। लेकिन अगर आप समझोगे, अगर आप यूएसए की बुक्स पढ़ोगे तो आपको उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि वाटरशेड जोन है, और वाटरशेड जोन पर आप नहीं, आपको ये बताया कि स्प्लेनिक फ्लेक्सर पर यही आर्टरीज बनाती है और एक्टोसिग्मोइड जंक्शन पर यही आर्टरी बनाती है। फिर आपको एक सवाल आएगा कि यार अगर डुअल सप्लाई है देन व्हाई दीज एरिया प्रोन टू इस्केमिक इंजरी। तो ये कंसेप्ट के पीछे एक कहानी है जो कि यूएस मिली की बुक में आपको नहीं बताई हुई। अब वाटर शेड जोन का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल दिस इज योर गार्डन, ठीक है, और ये आपका जो है एरिया है ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पर एक फवारा चल रहा है, ठीक है, उसमें प्रेशर बहुत तेज है। अब जब प्रेशर तेज है तो वो दूर दूर तक पानी डालेगा। ऐसे ही होता है ना, जब आप फाउंटेन के पास जाते हो, जब उसका प्रेशर तेज होता है तो वो दूर दूर तक पानी डालेगा, ठीक है। यहाँ पर भी पानी डाल रहा है वो। अब जब उसका प्रेशर कम होगा, ठीक है, तो वो सबसे पहले इस एरिया से जो है वो अपना जो है पॉइंट खत्म करेगा, ठीक है। तो ये सारी बात है वाटरशेड जोन की। अगर ये बात आपको कंसेप्ट समझ नहीं आया तो लेट मी गिव यू एन अनदर एग्जांपल ऑफ कॉमन लाइफ। वो ये कि ये आपका नल है, ठीक है, और एक ये नल है आपका। अब यहां से आपके पाइप आ रहे हैं दो, ठीक है, इस जगह पर, ठीक है। जस्ट एज्यूम ये आपका सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है और ये आपका है इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। अब पानी दे रहे हो आप, ठीक है। अब जब एकदम से सप्लाई रुकेगी तो क्या पानी यहां पर खत्म होगा? अगर आपने नोट किया होगा जब आप पाइप से पानी देते हो तो जब एकदम से पानी खत्म होता है तो आपने पाइप में भी नोट किया होगा तो पानी पीछे जाता है। दैट मीन्स कि पानी की सप्लाई जो है वो कहां सबसे पहले खत्म होगी? इस एरिया पर खत्म होगी। इस एरिया को हम कहते हैं वाटर शेड जोन। दैट्स व्हाई दिस एरिया इज प्रोन टू इस्कीमिया। जब कभी भी यहाँ कहीं इस्कीमिया होगा ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ इस्कीमिया होगा, तो यहाँ पर जो है असरात हमें सबसे पहले देखने को मिलेंगे। दैट इज कॉल्ड वाटर शेड जोन एंड दैट्स व्हाई दीज जोन आर प्रोन टू इस्कीमिक इंजरी। और स्प्लेनिक जो है, दो जगह पर आपको वाटर शेड जोन देखने को मिलता है। द फर्स्ट वन इज द स्प्लेनिक फ्लेक्सर एंड द सेकंड वन इज द रेक्टोसिग्मोइड जंक्शन। और जो मोस्ट कॉमनली आपका इन्वॉल्व होता है वो स्प्लेनिक फ्लेक्सर जो इन्वॉल्व होता है। यहाँ पर एमसीक्यू आएगा आपको इस्कीमिक कोलाइटिस, इस्कीमिक कोलाइटिस, ठीक है। आगे हम पैथो में इसको पढ़ेंगे क्या होता है। इस्कीमिक कोलाइटिस कोलोन है ना, तो कोलोन के इस्कीमिया हो जाना, तो इसमें कौन सा एरिया डैमेज होता है मोस्ट इंपोर्टेंटली? तो वहां पर ऑप्शन होगा हेपेटिक फ्रैक्चर, ऑप्शन बी स्प्लेनिक फ्रैक्चर, ऑप्शन सी रेक्टोसिग्मोइड जंक्शन, ठीक है, ऑप्शन डी आपका बता सकते हैं कि कोई भी बता दो आगे, ठीक है। तो आपने मार्क करना है स्प्लेनिक फ्रैक्चर अगर मोस्ट कॉमन की बात की हुई है। अगर ऑप्शन में दोनों है, रेक्टोसिग्मोइड जंक्शन भी और स्प्लेनिक फ्रैक्चर भी, तो आपने स्प्लेनिक फ्रैक्चर को मार्क करना है। और ये यूएस का एमसीक्यूज जो मैंने यू वर्ड में सोल्व किया, ये हमने एम्बोस में सोल्व किया, ये उसका क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये जो है मैंने आपको ब्लड सप्लाई पूरी की पूरी करवा दी है, पोर्टो सिस्टमिक शंट भी करवा दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद जो है मैंने रेक्टम की जो है ब्लड सप्लाई वो भी करवा दी। वाटर शेड जोन क्या होते हैं डिटेल में मैंने समझा दिया, एक इजी वे में समझा दिया। अगर आप यूएस की बुक को पढ़ते तो आपने सिर्फ रफली पढ़ना था, लेकिन जो है मैंने पूरा आपको जो है इजी वे में जो है वो समझा लिया, ठीक है। तो होप सो कि मैंने जो है ये अच्छे से समझाया आपको। बाकी इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट वीडियो है वो हमारी जो लीवर वगैरह पर होगी, ठीक है, लीवर के आर्किटेक्चर वगैरह पर, और जो डिफरेंट जो हमारे ऑर्गन रह गए हैं, और हमारा जो है क्या कहते हैं हमारे जो रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में जो है वो हम डिस्कस करेंगे। मे बी एक वीडियो या ज्यादा से ज्यादा दो वीडियो होंगी तो हम जो है नाट में खत्म कर लेंगे, ठीक है। मुझे दीजिए इजाजत, अपनी दुआ में हमेशा याद रखें। और जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने SMLE जो है SMLE नॉट USMLE SMLE, ठीक है, इसकी प्रिपरेशन पर भी जो है काम स्टार्ट कर दिया हुआ है। तो इसमें जो हम मेडिसिन पढ़ेंगे, ठीक है, मेडिसिन में पीडियाट्रिक्स पढ़ेंगे, मेडिसिन पीडियाट्रिक्स और ऑब्स एंड गायनी और सर्जरी वगैरह, आई थिंक सर्जरी है शायद सिलेबस में। तो ये जो चीजें हम देखेंगे, और इंशाल्लाह जो हम जो है SMLE की भी जो है वो तैयारी करते हैं। और जिस SMLE का मतलब सऊदी मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम, इसमें सऊदीया जाना है, सबसे बेस्ट जगह है, दुनिया की सबसे बेस्ट जगह है, ठीक है। और नौकरी वहाँ की हो मदीने की तो और क्या ही बात है, ठीक है। जब ऐसी जगह पर नौकरी लग जाए तो फिर इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए
कि मेरी आमदनी कितनी होगी, कितनी नहीं, वो जगह मिल जाए, यही बहुत खुशनसीबी की बात है। तो कोशिश करें, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा ये जल्द से जल्द जो है ये एसएमएलई की प्रिपरेशन भी स्टार्ट करवा दूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेज़ नहीं है, सिर्फ़ आप पर है कि आपने कितना पढ़ना है और बहुत आसान सिलेबस है इसका, ठीक है? तो एनआरई के साथ-साथ जो है हम फिर इसकी भी तैयारी करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें, मेरे लिए दुआ किया करें कि अल्लाह ताला मुझे मदीना पाक की नौकरी दे, वहीं का होके रह जाऊँ मैं और वहीं से हमारी जो है अल्लाह को प्यारे हो जाएँ, ठीक है? तो ये खुशनसीबी की बात होती है। तो पैसों का कोई शौक नहीं है मुझे, सिंपल इज़ दैट। अगर मैंने पैसे कमाने होते तो यूएस में स्टेप 1 इज़ क्लियर, मैं यूएसए भी जा सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश में वालिदैन की ख्वाहिश है कि यू हैव टू गो एट मदीनातुल मुनव्वरा। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने किस्मत में लिखा हुआ, तो इंशाल्लाह ज़रूर हम जो है मदीना पाक में जो है वो जॉब करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।